CH-58 सीड का जादुई कवच। बड़े भाई, राजा अहान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वो पूरी तरह से शौक में था। राजा वीर सिंह का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। वो हैरान थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आरव किस मिट्टी का बना हुआ था। उसने बिना किसी मैजिक रिसोर्सेज के अपनी 3rd लेवल स्पेल कैसे एक्टिवेट कर ली थी। आखिरकार उन्होंने कहा, मैंने इस लड़के को सच में कम आंका था। ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। अहान आयशा को देखने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आयशा की किस्मत सच में बदलने वाली है? जब आयशा इस लड़के आरव को पढ़ाने के लिए अपना घर बेच दिया था, तब मुझे लग रहा था कि ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये एक नंबर का निकम्मा है। लेकिन ये तो सच में एक जीनियस निकला। सीड तो अपने 3rd लेवल पर इतने सारे मैजिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ही पहुंच पाया था, और इसने बिना किसी मैजिक रिसोर्सेस के ही ये कर दिखाया था। मुझे लगता है मैंने इसे स्टारलाइट मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलवाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पहले इसने मेरे बेटे आदित्य को नीचा दिखाया और अब सीड को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उस दिन आयशा की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, तब आज इतना सब कुछ होता ही नहीं। अहान ने मन ही मन सोचा। स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे थे, वो सभी पूरी तरह शौक में थे। ग्राउंड में जितनी भी बर्फ जमी हुई थी, वो अब पिघलने लगी थी और उस पिघलती हुई बर्फ के बीच में खड़ा था आरव, मुस्कुराता हुआ, मानो जैसे आंखों से ही सीड को ताना मार रहा हो। सीड की आइस डिफेंस शील्ड धमाके के बाद टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो गई थी और वो खुद, जो उसके पीछे छुपा हुआ था, ग्राउंड में ही कुछ दूरी पर जाकर गिर गया। उसके नए कपड़े, जो कुछ देर पहले तक बहुत चमक रहे थे, जलकर राख हो गए थे और उसका चेहरा काला हो गया था। इतना ही नहीं, वो इस वक्त धमाके के कारण जमीन पर पड़ा हुआ था। आरव अब फिर सीड की तरफ बढ़ने लगा था। तुमने क्या सोचा कि सिर्फ तुम ही अपनी 3rd लेवल स्पेल एक्टिवेट कर सकते हो? तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए था। देखो अब क्या हो गया। जमीन पर गिरकर मजा तो आ रहा होगा ना? चाहो तो कुछ यार देर तक जमीन पर रहने का लुत्फ उठा सकते हो। मैं तुम्हारे खड़े होने तक का इंतजार कर सकता हूँ। आरव ने सीड को सबके सामने ताना मारते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे आरव, तुम्हारे इस हमले ने मुझे खुश कर दिया, सीड ने अचानक खड़े होकर कहा। आरव उसे देखकर हैरान था। उसने सोचा कि सीड अब भी होश में है। उसे तो बुरी तरह से घायल हो जाना चाहिए था। अगर देखा जाए तो सीड की इस डिफेंसिव शील्ड ने इस हमले को रोक तो लिया था, लेकिन फायर रप्चर की जादुई शक्ति के सामने वो आइस शील्ड कुछ भी नहीं था। इसलिए कम से कम सीड को इस हमले से बेहोश तो हो ही जाना चाहिए था। ये देखकर स्टेडियम में बैठे हुए सारे लोग भी हैरान थे। वो जानना चाहते थे कि सीड आखिर इस खतरनाक हमले से बच कैसे गया। सीड एक लेवल 3 स्पेल के हमले से भी बच गया। ये सब हो क्या रहा है? इसका शरीर किस मिट्टी का बना है जो इस पर किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा? इस वक्त राजा वीर सिंह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे, अच्छा हुआ जो मैंने सीड को पहले से ही जादू का कवच दे दिया था, नहीं तो सीड इस लड़के के हमले से बच नहीं पाता। बेटा आरव, आज तुम्हारा कोई भी हमला काम नहीं करेगा। आज तुम सीड का नहीं बल्कि राजा वीर सिंह का ही सामना कर रहे हो। आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। आरव इस मैजिक फाइट को जीत ही गया था, क्योंकि ऐसे समय पर फायर रप्चर को रोकना असंभव था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि राजा वीर सिंह इतना चालाक होगा और आरव को फिर से जीत के इतने करीब आकर भी वापस लौटना पड़ जाएगा। मैजिक बूट्स, आइस शील्ड और जादुई कवच, किसी को इतना घमंडी होना भी क्या जरूरी है? ये मैजिक फाइट है और इसे बिना किसी मैजिक इक्विपमेंट के ही लड़ना चाहिए। तभी तो दो मैजिशियंस की असली शक्तियों का पता चलता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी ने कहा। प्रिंसिपल चंद्रशेखर और मिस्टर अनिरुद्ध सीट को देखकर शॉक हो गए थे। जादुई कवच एक ऐसा मैजिक इक्विपमेंट था जो आइस डिफेंस शील्ड से भी कहीं ज्यादा महंगा था। आइस शील्ड तो बहुत छोटी थी और आरव के सारे हमले भी नहीं रोक सकती थी, लेकिन जादुई कवच किसी भी हमले को आसानी से रोक सकता था। इसे शरीर के ऊपर पहना जाता था, इसलिए ये चारों तरफ से होने वाले हमले भी रोक सकता था, लेकिन इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अरे, मैं तो सबको बताना ही भूल गया कि सीट की एज सेरेमनी पर मैंने उसे ये जादुई कवच तोहफे में दिया है, ताकि वो ऐसे हमलों से बच सके। राजा वीर सिंह ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। ये तो गलत है। अब इस मैजिक फाइट का मतलब ही क्या है? वो लड़का सीड ऊपर से लेकर नीचे तक मैजिक इक्विपमेंट से ढका हुआ है। अगर उसके अंदर सच में ताकत है तो बिना इन मैजिक टूल्स के लड़कर दिखाए। नेहा खुद को चिल्लाने से रोक नहीं सकी। विराट और विक्रम को भी बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर उस सीट के पास मैजिक टूल्स नहीं होते तो अभी तक तो आरव के हमलों ने उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया होता। आप किस परिवार से आते हैं, ये भी बेहद जरूरी होता है, राजा वीर सिंह ने नेहा को ताना मारते हुए कहा। वैसे भी वो कुछ बच्चों से बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, हमारे परिवार के पास सारे मैजिक रिसोर्सेज हैं,
इसके खिलाफ तो तुम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कितने दुख की बात है, ये लड़का इतना अच्छा मैजिशियन है, फिर भी इसे मैजिक इक्विपमेंट्स के सामने हार माननी पड़ेगी। मिस्टर अभिनव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वहां कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें आरव पर दया आ रही थी। जिस थर्ड लेवल स्पेल फायर रप्चर का उसने आज इस्तेमाल किया था, उसे देखकर उसकी उम्र के कई बच्चे शर्म से पानी पानी हो गए थे। ये उसके लिए बहुत गर्व की बात थी, लेकिन इस मैजिक फाइट में उसका जीतना नामुमकिन हो गया था। जो राजा वीर सिंह ने कहा था वो एक तरह से सच ही था। इस समाज में पैसे वाले घर में जन्म लेना बहुत जरूरी था। तुमने मालिक तो अच्छा चुना है नौकरी करने के लिए, आरव ने सीट को ताना मारते हुए कहा। उस जादुई कवच को देखकर अब आरव को भी गुस्सा आ रहा था। मैजिक बूट्स, आइस शील्ड, जादुई कवच, इन सबके साथ आरव उस सीट को कैसे हरा सकता था। सीड अब भी मुस्करा रहा था और कई लोगों को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सच कहो तो तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। मैंने तो सोचा था कि तुम किसी जोकर की तरह लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम तो जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियां छुपा रहे थे ताकि सही वक्त आने पर तुम सबको सरप्राइज कर सको। तुम तो जीतने के भी इतने करीब आ गए थे, लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत। सीड जोरों से हंस रहा था। अब उसे आरव के फायर रप्चर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्राउंड के एक कोने में खड़े हुए मिस्टर अनिरुद्ध के चेहरे पर दुख ही दुख था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। आखिर में उन्होंने आरव से कहा, आरव, हार मान लो। सीड का ये जादुई कवच खासकर फायर स्पेल को रोकने के लिए ही बना है। तुम्हारा फायर रप्चर इसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मिस्टर अनिरुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी अगली आइस स्प्रेड स्पेल से तुम बर्फ की मूर्ति बन जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम जाकर मेरे पापा से माफी मांग लो, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मेरे पापा बहुत दयालु है, शायद तुम्हें माफ कर दे। सीड वहां अपनी जादुई कवच पहने खड़ा हुआ था और आरव को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। सीड के ऐसे तेवर को देखकर और स्टेडियम में बैठे राजा वीर सिंह को अपनी मूंछों को ताव देता हुआ देख आरव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आरव उस सीड की बकवास पर हंसना चाहता था, लेकिन हंस नहीं पा रहा था। उसने स्टेडियम में बैठे हुए लोगों की तरफ देखा। उसमें शहर के कई बड़े लोग भी बैठे हुए थे और सबने आरव की हार को स्वीकार कर लिया था और उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे। आरव ने सबके सामने फायर बर्स्ट की थर्ड लेवल स्पेल का इस्तेमाल किया था और सभी ये देखकर पूरी तरह चौंक गए थे। लेकिन सीड आरव के इस हमले से भी बच गया, क्योंकि उसने जादुई कवच पहना हुआ था। राजा वीर सिंह जी, दोनों लड़कों ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया है, तो हम इस फाइट को यही खत्म क्यों न कर दे। आप उम्र में बड़े हैं, आपको तो कम से कम इन बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बच्चे तो नासमझ हैं, लेकिन आप तो समझदार हो। हमें इनके बचपने में इनका साथ नहीं देना चाहिए, प्रिंसिपल चंद्रशेखरन ने कहा। प्रिंसिपल चंद्रशेखर खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो आरव के लिए बहुत चिंतित थे। इस वक्त आरव ने इतना कुछ करने के बाद भी सीड से ये मैजिक फाइट नहीं जीती थी। स्टेडियम में बैठे सभी लोग आरव और राजा वीर सिंह के बीच हुई घटना के बारे में जानते थे। राजा वीर सिंह इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी थे और उनकी खबरें हवा की तरह फैलती थीं। इसलिए सभी को ये भी पता था कि अगर आरव ये मैजिक फाइट हार जाता तो राजा वीर सिंह उसे कड़ी सजा दे सकते थे, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। ये राजा वीर सिंह के लिए उनके सम्मान का सवाल बन गया था। आरव के आज की परफॉर्मेंस ने सारे स्टेडियम में तहलका मचा दिया था। सभी लोग उस लड़के की तारीफ कर रहे थे जिसने बिना किसी मैजिक रिसोर्सेस के फायर बर्स्ट की थर्ड लेवल स्पेल एक्टिवेट कर ली थी। इस वक्त समायरा भी अपने पिता की ओर इस उम्मीद से देख रही थी कि वो इस मैजिक फाइट को रोक दे। अगर आज सीड के पास इतने सारे मैजिक इक्विपमेंट्स न होते तो वो आरव से हार गया होता। समायरा का मानना था कि सीड की ये जीत किसी काम की नहीं थी, ये उसे उसके मैजिक टूल्स से मिली थी। वो मैजिक फाइट को तुरंत रोकना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। रोक दे? ऐसे कैसे रोक दे? 2 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आप कहते हैं कि इसे रोक दे। अगर आपको मैजिक फाइट बीच में ही रोकनी थी तो इतना सब कुछ करवाने का क्या मतलब था? राजा वीर सिंह ने गुस्से से प्रिंसिपल को देखते हुए कहा। यहां तक आने के बाद मैं इस लड़के को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसने मेरी यानी राजा वीर सिंह की बेइज्जती की है। इसे वही सजा मिलेगी जो तय हुई थी। अब कोई कुछ भी कहे, मैं इस मैजिक फाइट को रुकने नहीं दूंगा। मैंने 2 साल से इस दिन का इंतजार किया है और ये कुछ लोगों के कहने से मैं अपना प्लान बर्बाद नहीं होने दूंगा। राजा वीर सिंह ने मन ही मन सोचा। आयशा, तुम अब भी खुश हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे को राजा वीर सिंह सजा देने वाले हैं, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। सिंह परिवार के एक जम्प्लोई ने आयशा से पूछा। सजा? कैसी सजा? तुम सब ये क्या बोले जा रहे हो? आयशा ने उसके बगल में बैठी निशा से पूछा। वो तो इसलिए खुश थी
क्योंकि स्टेडियम में बैठे सारे लोग उसके बेटे के हुनर की तारीफ कर रहे थे, उसे सराह रहे थे। तुम्हें पता नहीं, आरव और मालिक के बीच में एक शर्त लगी थी। अगर छोटे मालिक सिद्धार्थ हारेंगे तो राजा वीर तुमसे और आरव दोनों से माफी मांगेंगे, क्योंकि सालों पहले उन्होंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। लेकिन अगर आरव हारेगा तो राजा वीर सिंह उसे कोई भी सजा दे सकते हैं। मेरा बेटा तो राजा वीर सिंह के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बेटे ने राजा वीर सिंह की 2 साल पहले सबके सामने बेइज्जती की थी। वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता था कि ये सब लोग सिर्फ आरव और छोटे मालिक सिद्धार्थ की मैजिक फाइट देखने आए हैं? ये लोग ये देखने आए हैं कि शर्त राजा वीर सिंह जीतते हैं या फिर तुम्हारा बेटा आरव। निशा ने आयशा को बताया। आयशा को इस शर्त के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। वो तो इतने समय से सिर्फ आरव के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे मैजिक टूल्स लाकर दे सके। वो निशा की बातें सुनकर बुरी तरह से चकरा गई थी। उसे तो इस सब के बारे में कोई खबर ही नहीं थी और न ही आरव ने उसे कुछ बताया था। उसे ये तो बखूबी पता था कि आरव बहुत जिद्दी था और उसे अपने आत्मसम्मान के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। राजा वीर सिंह से बदतमीजी करना, छी छी छी। आजकल के बच्चों को आखिर हो क्या गया था, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। आरव ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। आरव एक नासमझ है, उसने जवानी के जोश में ये सब किया था। लेकिन आयशा, तुम तो समझदार हो ना, तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? आयशा अपने बेटे के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकती थी। आयशा के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो उठी और सीधा राजा वीर सिंह के पैरों में जा गिरा। राजा वीर माफ कर दीजिए, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे ये तो आयशा है, इस नालायक लड़के की माँ, राजा वीर सिंह ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। राजा वीर, उस बात को कितने साल बीत चुके हैं, अब बच्चे को क्या सजा देनी? मालिक, ये तो नासमझ है, लेकिन आप में तो बड़प्पन है। आप तो मेरे लिए भगवान समान है। बच्चे समझ के माफ कर दीजिए। मालिक, यहाँ शहर के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनके सामने ऐसा मत कीजिए। मालिक, बच्चा है, उसे जाने दीजिए, आयशा ने राजा वीर सिंह से गिड़गिड़ाते हुए कहा। आयशा, अब ये सब बातें बोलने का वक्त निकल चुका है। इतने साल पहले भी मैंने तुम्हें और तुम्हारे इस छोकरे को बख्श दिया था, लेकिन आज तो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस लड़के को इसकी जगह का एहसास करा देना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बदकिस्मती से तुम्हारा काम मुझे करना पड़ रहा है। राजा वीर सिंह अपनी बात पर अड़े हुए थे। आयशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सब को कैसे रोके। अगर उसे पहले ही पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला था, तो वो आरव को कभी यहाँ आने ही नहीं देती। यहाँ क्या, वो उसे इस शहर में ही नहीं पने देती। लेकिन इस वक्त उसे आरव की बहुत फिक्र हो रही थी। अगर इतने सारे लोगों के सामने उसे सजा मिलती, तो शायद वो जिंदगी भर सबके सामने अपना सिर नहीं उठा पाता और आयशा आरव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसके रहते आरव के साथ कुछ भी गलत ना हो। अगर ऐसा है तो मैं उसकी जगह लेने तैयार हूँ। आप मुझे सजा दे दीजिए। वो अभी नासमझ है, लेकिन मैं उसकी गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। आप सबके सामने मुझे सजा दीजिए, बस आप आरव को जाने दीजिए। उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। राजा वीर, वो अभी बच्चा है, न जाने क्या कर बैठेगा, आयशा ने परेशान होकर कहा। वो राजा वीर सिंह के पैरों पर अपनी नाक रगड़ रही थी। सभी लोग आयशा को ध्यान से देख रहे थे कि वो कैसे राजा वीर सिंह के पैरों में गिरी हुई थी। वो सारे लोगों की नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थी और उसे ये सब करने में बेहद बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। लेकिन वो आरव के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकती थी। अगर उसके रहते आरव के साथ कुछ भी गलत होता, तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाती।